वेलकम टू माय चैनल प्रिया के सुविचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। रोहन बेटा अपने पापा की अलमारी खोलकर उनके कपड़े सामान आदि जिसे जो चाहिए हो ले लो। दोनों दामाद जी लोगों से भी पूछ लेना। कुसुमजू ने भरे गले से अपने बड़े बेटे से कहा और रोने लगी। मम्मी जी, आप दुखी मत होइए, हमें बस पापा जी का और आपका आशीर्वाद चाहिए। पापा जी ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिया है, अब आप भी दीजिए, बस वही काफ़ी है। छोटे दामाद रवि जी बोले। उनकी बात का बड़े दामाद भी सर हिलाकर समर्थन किया। कुसुम जी का मन गदगद हो उठा। यही परिवार तो उनकी असली पहचान है। दोनों दामाद लोगों को तनिक भी लालच नहीं है। कुसुम जी और उनके पति महेश जी का, दोनों बेटे और दोनों बेटियों का खुशहाल परिवार था। बड़ा बेटा रोहन महेश जी का व्यवसाय बखूबी संभाला था। वहीं छोटा नमन सीए है। दोनों की पत्नियां भी संस्कारी हैं। बस छोटी वाली कुछ चंचल और मुंहफट है। दोनों बेटियों का विवाह भी अच्छे घरों में हुआ है और दोनों ही अपनी अपनी घर गृहस्थी में रमकर खुशहाल जीवन जी रही हैं। सभी कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वो कहते हैं कि समय एक सा नहीं रहता। अच्छे खासे स्वस्थ महेश जी एक दिन सुबह उठकर बाथरूम में गए और वहीं गिर गए। दोनों बेटे तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि उनकी सांसें थम चुकी हैं। अचानक हुए इस हादसे से सभी परिवार वाले दंग रह गए। उन्हें कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया था। महेश जी ने। कुसुम जी तो थमक कर रह गईं। सभी का तो रोकर बुरा हाल था। कहाँ तो उनकी छोटी बेटी की अमेरिका जाने की तैयारी चल रही थी। दामाद जी को उनके ऑफिस की तरफ से 5 सालों के लिए भेजा जा रहा था। महेश जी भी बड़े खुश थे। वो बार बार बड़े बेटे रोहन और कुसुम जी का पासपोर्ट बनवाने के लिए कह रहे थे। उन्हें बेहद खुशी थी कि चलो बेटी के बहाने से वे भी विदेश की धरती नाप आएंगे। लेकिन ईश्वर को शायद उनकी ये खुशी अच्छी नहीं लगी और अपने ही पास बुला लिया। बेटियां खबर सुनकर दौड़ी दौड़ी आईं। क्रियाक्रम करके संपन्न हो जाने के बाद बड़े दामाद अपनी पत्नी से बोले, तुम्हारे परिवार पर बहुत बड़ा दुख छा गया है। ऐसा करो, तुम कुछ दिन यहीं रुक जाओ। माँ जी को इस समय तुम सभी की ज़रूरत होगी। बड़ी बहन कीर्ति को रुकता देख छोटी शिखा भी रुक गई। सुख का पल तो पलक झपकते ही बीत जाता है, लेकिन दुखों के पलों में जब अपने एक साथ हो जाते हैं तो वो बोझिल समय काटना आसान हो जाता है। इस तरह सब साथ साथ एक दूसरे को हौसला बांधते हुए 13 दिन बिताए। बेटों ने पिता की 13वीं खूब धूमधाम से की। दूसरे दिन कुसुम जी अपने बड़े से उपरोक्त बात कह रही थी। वो चाहती थी कि उनकी बेटी दामाद को भी कोई असंतोष न रह जाए, लेकिन दामादों की बातें सुन उनका सीना चौड़ा हो गया था। रात में कुसुम जी ने अपनी अलमारी खोली। कुछ जेवर उसमें रखे हुए थे, बाकी सब लाकर में थे। वे अपना मांग टीका, नथ और भारी सीताहार हमेशा अपने पास रखती थीं। हर पूजा पाठ में बहुत शौक से पहनती थी। वो भरे नैनों से इन जेवरों को सहलाने लगी। तभी छोटी बेटी शिखा वहाँ आकर बैठ गई और माँ को ठठात बांधने लगी। माँ का रानी हार उसे शुरू से ही बहुत पसंद था। वो उस हार को मांगना चाह रही थी, लेकिन संकोचवश कुछ बोल न सकी। तभी दोनों भाभियाँ और कीर्ति भी वहीं आकर बैठ गई। छोटी बहू, जो बहुत वाचाल थी, वो बोली, माँ जी, अब ये टीका और नथ तो आपके काम के नहीं रहे, तो ये सब दोनों बहुओं में किसको देंगी? और
ये रानी हार ये किसे देंगी? कुसुम जी कुछ बोलती उससे पहले ही कीर्ति थोड़ा झिझक कर बोली, शिखा, कुछ तो ख्याल करो। अभी पापा को गए मात्र 14 ही दिन हुए हैं और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। माँ तो वैसे ही इतनी दुखी है, इनको संभालने की बजाय तुम ये सब कह रही हो। माफ़ करना दीदी, लेकिन क्या करूं? मुझे माँ जी पर जरा भी भरोसा नहीं है। पता नहीं क्या क्या उठाकर आप दोनों बहनों को दे दें। उफ, छोटी भाभी कितनी छोटी नीयत और सोच है आपकी, हद है। शिखा तिरस्कार कर बोली, तुम लोग शांत हो जाओ, ऐसे मत लड़ो। मुझे जब जिसको जो भी देना होगा दे दूंगी। मेरे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। कुसुम जी शांत भाव से बोली और अलमारी बंद करके बाहर आंगन में आकर बैठ गईं। शिखा के मन में ये भय बैठ गया था कि वो तो हफ्ते भर बाद विदेश चली जाएगी। मेरे पीछे से माँ पता नहीं किसको क्या दे डालेंगी। उसे अलमारी की चाबी की जगह पता थी। उसने रात को चुपचाप वो रानी हाल निकाल लिया और अपने कुर्ते की तह के बीच में छुपा कर रख दिया और अपनी ट्रॉली लाक कर निश्चित हो गई। दूसरे दिन सुबह ही दोनों बहनों को निकलना था। नीचे हाल में ही दोनों बेटियां माँ के साथ सोती थी। तीनों सोने की तैयारी कर रही थी कि छोटी बहू वहां आ गई। तुम अभी तक सोई नहीं? कुसुम जी ने कहा। मम्मी जी, कल दोनों दीदी लोग चली जाएंगी तो मैंने सोचा आज मैं इन्हीं लोगों के साथ सो जाऊं। कुसुम जी और दोनों बहनों में बहुत अच्छा लगा कि भाभी कितना मानती हैं उनको। कुसुम जी अपनी फोल्डिंग बेड पर अलग सो गईं और वे तीनों बेड पर अधलेटी होकर काफ़ी देर तक बतियाती रहीं, फिर सो गईं। शिखा को तो 3 घंटे का सफ़र भी बड़ा लंबा लग रहा था। किसी तरह वो घर पहुँचे और माँ का रानी हार गले पर सजाकर देखे। घर पहुँची तो बहाने से बाथरूम की तरफ चली गई। बाहर ड्रेसिंग रूम ने उसने अपनी ट्रॉली रखी और उसे खोलकर वहीं कुर्ता बाहर खींचा जिसमें रानी हार लपेट कर रखा हुआ था, लेकिन रानी हार तो वहाँ था ही नहीं। शिखा पागलों की तरह उसे पूरे कपड़े निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगी कि कहीं किसी और कपड़े की तह में तो नहीं रखा। पूरी ट्रॉली खाली हो गई, लेकिन उसमें रानी हार का नामो निशान भी नहीं था। आखिर कहाँ गया? ट्रॉली तो लॉक करके ही रखी थी मैंने। वह चीख चीख कर रोने लगी। उसके पति फौरन भागकर अंदर पहुँचे। उसकी पीठ सहलाकर सांत्वना देने लगे। उन्हें लगा पिता की याद आ रही होगी। उधर अपना कमरा अंदर से बंद कर छोटी बहू गले में हार सजाकर कभी इधर से तो कभी उधर से इतरा इतरा कर देख रही थी। छोटी नंदन रानी, मुझे बेवकूफ़ समझा था क्या? आपकी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। वो तो भला हो आपके बेटे का जिसने आपकी ट्रॉली का लाख नंबर बता मुझसे खुलवाया था। कपड़े निकलवाने के लिए आप लोगों के पास सोना तो बस बहाना था। मुझे तो आपकी ट्रॉली से ये हार चुराना था। अब ये कोई कभी नहीं जान सकेगा कि हार गया तो कहाँ गया, क्योंकि नंदन रानी आपकी जुबान पर तो ताला लगा दिया मैंने। आपने कुछ बोला मतलब अपना भेद खोला, कहकर वो कुटिलता से मुस्कुरा दी। शिखा ने माँ को छोटी भाभी के शिखा को धोखा दिया। धोखा भी ऐसा जिसका घाव जब कुसुम जी को लगेगा तो शायद ही वो इस दुख से उभर पाएं। शिखा ने खुद ही अपने दिल पर इतना भारी बोझ लाद लिया, अपनी ही माँ को धोखा देने का बोझ। आखिर क्या हाथ आया उसके? हार तो हाथ आया नहीं, पूरा जीवन सर झुकाकर जीने को मजबूर हो गई। उसे अच्छी तरह से समझ में आ गया कि अपनों को धोखा देने का यही हश्र होता है। दोस्तों,
आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।